अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के तालमेल के साथ मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। आज अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन हुकूमत के रवैये ने सबको ही हैरान कर दिया। कॉन्फ्रेंस के रहनुमा जब होटल पहुंचे तो वहां उनका इस्तकबाल पुलिस एहलकारों ने उन्हें रोक कर किया और कहा कि ये गया कि यहाँ कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। इस पर शाहिद खाकान अब्बासी और उमर अयूब और दीगर रहनुमा गेट फलांग कर अंदर दाखिल हुए और होटल की लॉबी में कॉन्फ्रेंस कर डाली। हुकूमत ने ऐसा क्यों किया, क्यों अपना मजाक उड़वाया, ये $1 मिलियन का वो सवाल है जिस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आउटलुक रिपोर्ट भी डिस्कस होगी जिसके मुताबिक हुकूमत ने अपने इक्तसादी अहदाफ की जानिब पेशरफ्त की है। ज़र मुबादला के ज़खायर बड़े हैं और टैक्स वसूलियों में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन पहले जिक्र होगा फैंटास्टिक टी का। नाज़रीन, आज पाक फजाइया के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट की 6ठी सालगिरह है। भारत में इंतहा पसंद हिंदू सदियों पहले के शकीउल कल्ब और सफाक स्कॉलर चांकिया को बड़ा मान देते थे, जिसके नजदीक इक़्तिदार के लिए कोई भी उसूल कभी भी तोड़ा जा सकता है। नाज़रीन, चांकिया मक्कारी और चालबाजी को फन कहता था। भारत के इंतहा पसंद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज चांकिया के सबसे बड़े चेले कहलाए जाते हैं। वो इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 2019 के चुनाव में मोदी ने कामयाबी के लिए हिंदू कार्ड खेलने के लिए एक नाटक रचाया। पुलवामा में अपने फौजी मरवाए और इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। नाज़रीन, 26 फरवरी 2019 की रात 20 भारतीय तैयारों ने पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की। पाक फजाइया ने बर वक्त रिस्पॉन्स दिया तो वो बालाकोट के जंगल में अपना पे लोड गिराकर वापस भाग गए। लेकिन नाज़रीन, इस नाम निहाद एयर स्ट्राइक के जवाब में पाक फजाइया ने 27 फरवरी पाकिस्तान के JF थंडर, मिराज और कुछ दीगर लड़ाका तैयारों के साथ मकबूजा कश्मीर में इंडियन फौज के छुपे ठिकाने सेलेक्ट किए, उन्हें लॉक किया, मिसाइल लॉन्च किए और फिर ट्रैक एंड गाइड सिस्टम के जरिए आखिरी लम्हे में जानबूझकर मिसाइलों के हदफ के बजाय करीब ही खुली जगह पर इन मिसाइलों को गिरा दिया गया। पैगाम देना यह मकसूद था कि किसी भूल में नहीं रहना, ये बॉम्ब जो आसपास गिर रहे हैं टारगेट पर भी गिर सकते हैं। वापसी पर पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों को इंडियन एयरफोर्स ने रोकने की कोशिश की और अपने 2 जहाजों से महरूम हो गए। एक जहाज के पायलट अभिनंदन गिरफ्तार हुए, उसकी मरहम पट्टी की गई और अच्छी सी कड़क चाय भी पिलाई गई, जिस पर अभिनंदन ने बेसाख्ता कहा, "The tea is fantastic." The tea is fantastic. Thank you. पाकिस्तान ने 1 मार्च 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को अमन की खातिर वापस वाघा बॉर्डर पार कराया और एक तरह से पैगाम भी दिया कि आप चाय पीने वाले बने, यहाँ चाय बहुत। नाज़रीन, भारत को पाक फजाइया के शानदार जवाब पर तहसीन तो बनती है। आज शाहीनों की शाबाश का दिन है, तो ये शाबाश आज के इस प्रोग्राम में भी उन्हें जरूर दी जाएगी। नाज़रीन, कौन पैनलिस्ट आज हमारे साथ हैं ये पहले आपको बताई देते हैं। काशिफ रफीक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं, आप देख सकते हैं। शहजाद अनवर फारूकी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर। मोहम्मद नौशाद अली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वीडियो लिंक पर, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। और उस्मान अहमद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से वीडियो लिंक पर। आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। और गुफ्तगू का आगाज जो है काशिफ साहब मैं आपसे करना चाहूंगी। काशिफ साहब, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसके बारे में कहा जा रहा था, पहले ही कहा जा रहा था कि हुकूमत इसको कोई खास संजीदा नहीं ले रही है और इसको संजीदा लेने की हुकूमत को कोई भी जरूरत भी नहीं है, तो फिर क्या वजह बनी है कि क्यों इसको रोकने की कोशिश की गई? क्योंकि कहा तो जा रहा था कि जी अलायंस बनना तो बहुत दूर की बात है, इसमें तो कुछ और जो अहम फैसले या अहम तजावीज़ हैं वो तक शेयर नहीं हो पाएंगी, तो फिर क्यों रोका जा रहा है इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्यों का जवाब तो मेरा ख्याल है कि नौशाद साहब बेहतर दे सकते हैं या उस्मान साहब बेहतर दे सकते हैं। मैं तो कल भी आपके सामने यही रोना लेके बैठा हुआ था कि भाई एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, एक डायलॉग हो रहे हैं, अगर आप 100 लोगों को एक हाल के अंदर एक 4 दीवारी के अंदर मुकालमे की इजाजत आप नहीं दे पा रहे और आपको वो अच्छे नहीं लग रहे, फिर जब वो कल रोडों पे निकलेंगे, जिसकी मैंने खुद बड़ी मजम्मत भी की और मैंने उन्हें कहा कि नहीं होना चाहिए, फिर उसके बाद आप कहेंगे कि यार ये क्या हो गया। तो मामला ये है कि आप थोड़ा सा ये देखें कि ये जो रवैया है हुकूमत का, इस रवैये को क्या नाम देंगे? अगर आप समझते हैं कि सिस्टम बहुत स्मूथ चल रहा है, आप समझते हैं कि पॉलिटिकली कोई चीजें खराब नहीं हो रही, आप समझते हैं कि बिल्कुल रावी चैन ही चैन लिख रहा है, तो फिर आपको एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसमें जो सियासी जमातों के स्टेक ही नहीं है, लोग ही नहीं है पास, उनके पास कोई पब्लिक सेंटीमेंट नहीं है, उनके पास कोई अप्रोच नहीं है, फिर आज आपने कल एक दिन हुआ, रात को आपने उनकी बुकिंग कैंसिल करवाई होटल से, उसके बाद ताला, सुबह FC और पुलिस खड़ी कर दी और वो बेचारे लॉबी में अपनी गुफ्तगू करके चले गए। आज मुकालमे की इजाजत नहीं दी गई। ये उन लोगों ने किया जो जमहूरी कहते हैं,
जो कहते हैं वोट को इज्जत दो, जो कहते हैं जमहूरियत के लिए हमने कुर्बानियां दी, जो कहते हैं हमने आइन बनाया, जो कहते हैं पार्लियामान सुप्रीम है, ब्यूरोक्रेट ये सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। मैं खुद उनकी इन तमाम बातों से इत्तेफाक करने के बावजूद आज मुझे शदीद तकलीफ इस बात की है कि खुदा का वास्ता है, लोगों को आप बोलने नहीं देंगे, लोगों की आपको बात सुनना पसंद नहीं है। तो मुझे आप बताएं कि कल ये लोग जब रोडों पे निकलेंगे, कल ये जो लोग झूठ बोलेंगे, बोहतान लगाएंगे, उससे कौन डैमेज होगा? आज क्या जो रवैया है, कल तक यही सियासी लोग, यही शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, मरियम साहबा, नवाज शरीफ साहब ये कहते थे कि इमरान खान फस्तायत कायम कर रहा है, मीडिया कंट्रोल कर रहा है, हेट स्पीचेस नहीं होने दे रहा, स्पीच बोलने के ऊपर पाबंदी लगाई गई नवाज शरीफ के ऊपर। आज आप क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं कहीं पे आप मुकालमा नहीं कर सकते। 100 लोग नहीं होंगे, 100 लोग, उसमें सहाफी हैं, वकील है, सिविल सोसाइटी है, डिबेट कर रहे हैं, करने दे, एक डिबेटिंग क्लब भी तो है। ठीक हो गया। आपने जो आज किया, जो इसका इल्जाम किसी दूसरे के ऊपर नहीं है, ठीक है, इसके जिम्मेदार मौजूदा जमहूरी हुकूमत है, इसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी नून लीग है। और आज इन्होंने जो ये हरकत की है, इन्होंने वो हरकत की है कि जो कॉन्फ्रेंस कहीं नोटिस नहीं हो रही थी, आज करके इन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान में आजादी इज़हार राय, कानून और उसकी अमलदारी का ये लेवल है। कामरान मुर्तजा साहब ने यही आप वाली बात कही है कि जी अगर इस कॉन्फ्रेंस को किसी ने कामयाब बनाया तो वो खुद हुकूमत ने बनाया। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी नौशाद साहब। ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, लेकिन हुकूमत ने जिस तरह से उसको रोका है, उससे ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ये बताना चाह रही है कि अलायंस बनाना तो बहुत दूर की बात है, आप इस बारे में सोच भी नहीं सकते। हुकूमत आपको ऐसा सोचने का हक भी नहीं देगी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो नतीजा आप लोगों ने अखज़ किया है कि ये कामयाब हो गई, मुझे उसकी समझ नहीं आई कि वो कामयाब कैसे हो गई। कल की बैठक मैंने अखज़ नहीं किया, मेरे तो अल्फाज ही नहीं है ये। मैं तो कामरान मुर्तजा साहब की बात कर रही हूँ, मैं तो बैरिस्टर सैफ साहब की बात कर रही हूँ। और सर, अगर मैं अपनी बात करूँ तो जितना इसको हाईलाइट कर दिया गया, जिस तरह से रुकावटें डाली गई, दीवारें फलांगी गई, वीडियोस चले, सब चला, अगर ये ना होता, खामोशी से खत्म हो जाता, तो शायद सर हम ना फिर ये नतीजा निकालते। अच्छा, अगर आप फिर इसको तस्लीम कर रही हैं कि नतीजा आप भी इसके साथ एग्री करती हैं? नॉट दैट नतीजा व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट सर। मैं उस नतीजे की बात कर रही हूँ कि इसको हाईलाइट कर दिया ना सर। शाह साहब, रवैया, इन जमहूरी लोगों का रवैया। आपसे मुराद सिर्फ आप नहीं थे, वो लोग जो ये दावा कर रहे हैं, जो भी ये दावा करते हैं, उनकी बात है। वो जो दावा कर रहे हैं कि वो कामयाब हो गई, उसकी कामयाबी की हालत ये है कि मुश्तरका एलामिया ना कल जारी हो सका, ना आज जारी हो सका, क्योंकि वहां मुश्तरकात हैं ही नहीं। जो बेसिक मसला है वो अभी तक जो ये प्रिलिमिनरी डिबेट है, उसका सारा महवर और मरकज ये है कि हम किस तरीके से अपने अंदर जो है वो मुश्तरक चीजें पैदा करें। और वो मुश्तरक चीजें जो मैंने जिस तरह कल भी कहा था कि उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वहां एक बिगड़ा बच्चा है जिसको टेम डाउन करने की कोशिश की जा रही है, और उसको ये सिखाने की कोशिश की जा रही है कि अपोजिशन करने का जो तरीकाकार है वो सीखा जाए। पहले आप वो तर्ज अमल इख्तियार करें जो कि अपोजिशन का होता है। यही बात आपको उनके अकाबरीन की नजर में उनकी तरफ से कहते हुए भी आपको नजर आएंगे। ये बात वो बिटवीन द लाइंस कहते आ रहे हैं कि इसका मकसद ये है कि किसी तरह से पहले उस बिगड़े बच्चे को सुधारा जाए। जब वो सुधर जाए तो सुधरने के बाद जो मामलात है वो आगे की तरफ चलेंगे। ये एक बात है। दूसरी बात नौशाद साहब, इस एक बात पे रुक जाएं, अगली बात पे मैं आ जाती हूँ। काशिफ साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। एहतराम, इलामिया जारी हो चुका, इलामिया में एक जमात JUIF के लोगों ने साइन नहीं किए और उन्होंने ये कहा कि हम उसमें एज अ मंदूब शामिल थे। बाकी सारी जमातों ने मुश्तरका तौर पे इलामिया जारी किया। उस बिगड़े बच्चे के कायम मकाम चेयरमैन ने भी साइन किए हैं। जी नौशाद साहब, वो क्या इलामिया है? जरा उस इलामिया को भी पढ़ दे, जरा बता भी दे कौम को क्या इलामिया है। वो क्या तीर मारा गया है? नहीं, उस इलामिया में पीका के ऊपर बात की गई, उसमें आइन और कानून की अमलदारी की बात की गई, 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, इंतखाबात की धांधली के हवाले से बात की गई। मामला ये नहीं है सर नौशाद साहब, मेरा मामला ये है ही नहीं। मेरा मामला तो एक है, मेरा तो रोना एक है। जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत के रबरदार हैं, पार्लियामान सुप्रीम है और 100 लोगों की कॉन्फ्रेंस से खाइफ है। मेरा तो रोना ये रवैया नहीं बनता था। नौशाद साहब कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। कल भी मैंने आपको एक अर्ज की थी, ये सारे आई वॉश होते हैं, फिर लोगों को समझाना बुझाना और दिखाना भी होता है कि जनाब हम आपके साथ हैं, मामला जो है वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और ये चीजें जो है वो जिस तरह से हो रही हैं अगर ना हो तो
तो फिर शक भी गुजरता है ना। आपको पता है पाकिस्तान तरीके से आपके बहुत सारे लोगों पे शक गुजरता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो मिले हुए हैं, रले मिले हुए हैं, तो उस तासुर को भी जाहिर करना होता है। 100 चीजें होती है। वैसे भी ये जो मामला है, जो आज की जो जितनी बहस हो रही है, कल तक हुकूमत की तरफ से किसी चीज के अंदर कोई रुकावट नहीं डाली गई थी। आज जो इंतजामिया ने रुकावट डाली है, इंतजामिया का मौकफ है कि जी वहां पे चूंकि वो आपके दुबई के जो वो आ रहे थे सरबराह, वो उनकी वजह से जो है वो कहीं इकट्ठ नहीं होना और ये नहीं होना और वो नहीं होना, ये इस हद तक ही है। इसकी इससे ज्यादा कोई हकीकत नहीं है, ना ही इससे ज्यादा आपके सामने कोई चीज आएगी। कम ऑन नौशाद साहब, कम ऑन। हम सभी जानते हैं कि इसको क्यों रोका जा रहा है, किस वजह से रोका जा रहा है। डोंट से दैट कि जी वो आ रहे हैं तो उस वजह से रोका जा रहा है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। मेरा नहीं ख्याल कि बाकी लोग इससे आपसे इत्तेफाक करेंगे इस पर। ये इंतजामिया की हद तक जरूर है, हुकूमत की हद तक नहीं था। मैं आपको जिम्मेदार जराये से बात करने के बाद ये बात बता रहा हूं कि हुकूमत की तरफ से इसमें एज सच बज़ाहिर कोई रुकावट नहीं थी, उन्हें कोई इससे प्रॉब्लम नहीं थी। एक बात। दूसरी बात ये, मैं आपको खबर की सूरत में बात बता रहा हूं, मैंने इस पर बात की है उनसे, करने के बाद आपको बात बता रहा हूं। दूसरी बात यह है, देखिए असल मामला क्या है। असल मामला यह है, आप इसकी आउटकम पे बात करें। इसकी आउटकम क्या है और इसकी आउटकम से किसको फायदा है। मैंने कल भी जो बात कही थी, मैं आज भी उस पर कायम हूं। जब मैं ये कहता हूं कि वहां एक जमात है, उसको उसकी तरबियत के लिए ये सेशन मुनक्कद किए जा रहे हैं, तो ये बात समझ लीजिए आज से कुछ अरसे बाद ये लिख कर रख लीजिए कि एक वक्त आएगा जब आप मेरी इस बात को इसकी तस्दीक हो जाएगी कि इसका मकसद यही है, क्योंकि मैंने आपको ये बात भी बता दी है कि वो दायरा तय किया गया है, उस दायरा कार में लाकर उस तौर तरीके समझाना और उसकी तरबियत करके उन्हें ये बताना है कि आइंदा इस मुल्क के अंदर सियासत किस तरह से की जाएगी। ठीक हो गया शहजाद साहब, ये जो तरबियती कैंप लगा था, सही जो तरबियती कैंप लगा था नौशाद साहब के, और इसको जाहिर है कि हुकूमत को तो इससे कोई परेशानी भी नहीं थी, हुकूमत ने तो उसमें कोई रुकावट ही नहीं डाली। वो तो कुछ इंतजामी मामलात थे जिनकी वजह से सारे गेट बंद किए गए और होटल इंतजामिया कह रही है कि उनको धमकियां भी लगाई गई। तो शहजाद साहब, मैं जरा आपसे पूछना बस ये चाह रही हूँ कि जो कुछ किया गया, चाहे इंतजामिया की जानिब से किया गया, अगर हम नौशाद साहब की बात को मान लें, तो आपको नहीं लगता कि इन लोगों को मजीद प्रोवोक किया गया? और इससे वही बात जो मैंने पहले कही थी अपने सवाल के आगाज में नौशाद साहब से, कि इससे कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्रेंस जो ऐसे भी दरगुजर भी हो सकती थी बहुत सारे लोगों की नजरों से या खबरों से, वो हाईलाइट हो गई मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। और मैं पहले तो आशिफ रफीक साहब के जो दलाइल हैं उनसे मैं थोड़ा सा मुत्तफिक हूँ, क्योंकि वो जिस तरह से कह रहे थे ना कि वो लोग जो कहते थे जमहूरियत है, वो लोग जो कहते थे आजादी इज़हार राय है, वो लोग एक तो ये सुनी सुनाई बातों पे पक्के हो जाते हैं और उसके बाद टीवी प्रोग्राम पे आके तो ताने मैंने शुरू कर देते हैं। भाई हमने कहा था कि जमहूरियत पर हमारा यकीन है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पक्के हो जाएं। हमने ये कहा था कि लोगों को बात करने की इजाजत है, हमने आइन में भी कुछ न कुछ दे रखा है अवाम के लिए, इमरानी मुआहदे में जो कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हर लिखी हुई चीज की पाबंदी जरूरी नहीं है। देखिए हमारे एक सियासी जो जमात के सरबराह थे, उन्होंने कहा था कि मुआहदे कोई आसमान से थोड़ी उतरते हैं या कोई अलूही इल्म थोड़ी है वो। तो आप इस तरह की बातों को, ये जो चीजें होती है ना, ये इनको इतना संजीदगी से ना लिया करें। दूसरा, मुझे नौशाद साहब की एक बात से बसद एहतराम एक इख्तलाफ है। इन्होंने एक लफ्ज यूज किया है टेम, तो जो मेरी कमजोर सी जुबान है उसमें तो मुझे ये लगता है कि जानवरों को सुधारने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसे टेम कहा जाता है। अब अगर हम अपोजिशन को या किसी अपोजिशन लीडर को टेम करने चल पड़े हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि अपोजिशन कैसे होगी, तो माफ कीजिएगा फिर हम अपनी सियासी हकीकतों को और तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जबरदस्ती के जरिए हम ये सब कुछ इस तरह से चलाना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है फिर ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। ताकत से आप रूल कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा देर तक ये चलेगा नहीं। यही पॉइंट जो आपने अभी फरमाया ना कि ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, इस पे टाइम चूंकि सर कम है, मुझे ब्रेक लेना है। नौशाद साहब इतना टाइम लेंगे, अगले सेगमेंट में मैंने कम टाइम देंगे। नहीं, मैं एक फिक्र सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि लिस्टेदा की जोर मोहम्मद नस जाना या रोना, अब अपोजिशन को आप ना नसने दे रहे हैं ना रोने दे रहे हैं। अब इस तरह से आप ये काम को कितनी, और दूसरी बात करने दे रहे हैं घर के अंदर। ये कॉन्फ्रेंस जो है ये कामयाब इसलिए हम इसको कह सकते हैं जो नौशाद साहब कह रहे हैं। देखिए बहुत सारी चीजें ऑप्टिक्स के लिए हुआ करती हैं, ये जरूरी नहीं है कि उसका कोई मुश्तरका एलामिया है। मुझे लगता यह है कि ये मौजूदा रजीम और हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई है, जिस किसी ने इस कॉन्फ्रेंस को रोकने की कोशिश की है, ठीक हो गया सर, ये जो आपने नसने की बात की है ना, भाग जाने की बात की है,
तो ऐसा कुछ ये जान छुड़ाने वाला जो तासुर है ना, ये हमें लग रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बातों से। उस्मान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, क्या ये तासुर सही है सर कि बिलावल जो है वो हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं, जबकि जरदारी साहब जो हैं उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है उनसे? थैंक यू। मैं ये कहूंगा कि इससे ज्यादा इजहारे आज़ादी सहाफत क्या होती है कि आज काशिफ साहब और जो फारूकी साहब में नौशाद साहब तज़किया दे रहे हैं, क्या ये इजहारे आज़ादी राय नहीं है? क्या इजहारे आज़ादी राय ये है कि मैं गालियां दूं? क्या सियासी जमातों को ये हक है कि वो एहतजाज के नाम पे इंतशार फैलाएं? क्या इस मुल्क में यही रीत रहनी है? और ये रीत डालने वाले कौन है? सर इस कॉन्फ्रेंस में कौन सा इंतशार फैलाने के लिए इकट्ठे हो रहे थे सर उस्मान साहब? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी इस जो कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था कि हमने ईद के बाद लॉन्ग मार्च करना है, ऑपोजिशन जमातें जो हो एक पेज पर इकट्ठा होना चाहती हैं। मुझे अब ये बताएं कि अभी सवाबी में जलसा था, कितने लाखों का मजमा वहां पर आ गया? तकरीबन 5,000 लोग आए होंगे, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ। क्या सवाबी में अगर आप ये समझते हैं कि इन्होंने जो है ईद के बाद लॉन्ग मार्च करना है और अवाम का कोई बड़ा जम्मे गफीर जहाँ पे अवाम समुद्र की तरह निकल आएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। मगर ये एहतजाज के नाम पर ऐसा कुछ नहीं है तो सर फिर होने देते ना कॉन्फ्रेंस, ऐसा कुछ नहीं है तो कॉन्फ्रेंस होने दें फिर। एक होटल के अंदर मेरी बात सुनिए, अगर कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना है, मुल्क में इंतशार फैलाना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रोकना है, तो हुकूमत इस चीज की इजाजत नहीं देगी। ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान एहतजाज के नाम पर मुल्क में बदअमनी फैलाते हैं, घरों को जलाते हैं, फौजी तंसीबात पर हमला करते हैं। इस चीज को उन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया है, हुकूमत हो रियासत हो, कि किसी को इजाजत नहीं देनी। ये जो हम आज कहते हैं कि पीका एक्ट लग रहा है, ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि फेक न्यूज के मैं तो हक में नहीं हूँ। ऑलमोस्ट मुझे सहाफत में 22 साल हो गए हैं, मैंने तो किसी पाबंदी का सामना नहीं किया, क्योंकि मैंने जो सहाफत के SOPs हैं, जो एथिकल वैल्यूज हैं, जो लीगल उसके एक डेकोरम है, उसको फॉलो किया। मुझे तो कोई परेशानी नहीं। मगर उन लोगों को परेशानी जरूर है जिन लोगों ने सहाफत को, सहाफियों ने सबसे ज्यादा खतरे में पहुंचाया है। उन यूट्यूबर्स ने पैसा कमाया और इस सहाफत का बेड़ा गर्क किया। और इसी तरह वो सियासतदान जिन्होंने सियासत के नाम पर इस मुल्क में अमन को बर्बाद किया, मैं समझता हूँ ऐसे सियासतदानों को हक नहीं है सियासत करने का। ठीक है, ना ही ऐसी किसी कॉन्फ्रेंस की करने का। अच्छा चलो उस्मान साहब ब्रेक पर जाने हैं, मुझे मुख्तसरन मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। तजाद है जरदारी साहब और बिलावल साहब के मौके पर हुकूमत के साथ इत्तेहादी बने रहने पर, या नहीं सर, हाँ या ना? बिकॉज ब्रेक पे जाना है मुझे। देखिए, कोई आपस में इख्तिलाफ नहीं है। मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी नून लीग को छोड़कर क्या PTI के साथ हाथ मिलाएगी? ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या इमरान खान साहब आप कहते रहे पॉसिबल है, उस्मान साहब आपके सामने बैठ के कहते हैं पॉसिबल, ये क्यों पॉसिबल नहीं है उस्मान साहब? मुझे आप ये बताएं कि सियासत में जो लोग आते हैं वो इक्तदार के लिए आते हैं, वो किसी के नीचे चमचागिरी थोड़ा करने आते हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और इनमें आपस में कोई। उस्मान भाई बसात एहतराम, कौन चमचागिरी की बात आप कर रहे हैं सर? खुदा का वास्ता है, ख्वाजा साद रफीक बड़ा सीनियर लीडर है या मरियम नवाज बड़ी सीनियर लीडर है? मुझे बताए ख्वाजा आसिफ बड़ा सीनियर लीडर है या कैप्टन सफदर की मेहनत ज्यादा है? मैं इस बहस में नहीं जा रहा, मैं एक बात कह रहा हूँ, नून लीग की हुकूमत ने पीका की कानून साजी की है। नून लीग की हुकूमत ने ऑफिशियली पीका के कानून साजी की है। ये वो नून लीग थी जो हमारे साथ जद्दोजहद करती थी कि हम बात नहीं करते। ठीक हो गया, ठीक हो गया काशिफ साहब, आपका पहुंच गया सर। ब्रेक लेना है मुझे, प्रोड्यूसर मेरे कोई 10वीं दफा मुझे बोल चुके हैं। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे तो कुछ दीगर जो टॉपिक्स हैं, खासतौर पर जो आज एक आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है हुकूमत की जानिब से मईशत को लेकर, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक जी। कहा यह जा रहा है हुकूमत की जानिब से, खासतौर पर उस आउटलुक रिपोर्ट की जानिब से मईशत पर कि जी जो जारी की गई है आज हमारी वजारत ख़जाना की तरफ से, कि जो मईशत की डूबती नाव है वो संभल चुकी है। मैं शहजाद अनवर फारूकी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। क्या ये रिपोर्ट देखने के बाद, जो कि काफ़ी हौसला अफजा दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें दिखाया गया टैक्स आमदनी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ गए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो मईशत है वो इस वक्त जो वो डेंजर जोन जिसका PTI वाले बार बार जिक्र करते थे, उससे बाहर आ चुकी है सर? आसमा, ये तो हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि सूरत हाल अब उतनी खराब नहीं है जितनी सूरत हाल पहले खराब थी, और इसको ना मानने वाला मेरी नजर में बदयानती का मुर्तकब होगा। निजाम जो है वो किसी न किसी तरह से वो खींच तान के चलना शुरू हो गया है। अच्छा। इसमें एक प्रॉब्लम है। ये ठीक है कि ये नंबर बड़े अच्छे हैं, चीजें ठीक हो रही हैं, आपका काइबोर रेट नीचे आ गया है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर
लेकिन इसमें एक दो चीजें फिक्रमंदी की हैं। एक तो ये है कि जो अंदरूनी कर्जे हैं उनकी मिकदार में बड़ा इजाफा हो गया है, जो कि मेरे नजदीक एक साइन ऑफ वरी है। इस पे काम करने की जरूरत है। ये जो चीजें हम अंदरूनी कर्जों की बदौलत चला रहे हैं, ये जब बढ़ जाती हैं तो उसका दबाव भी आपकी इकोनॉमी पर ही पड़ता है, और अल्टीमेटली ये कीमतें किसने देनी है? ये मैंने और आपने देनी है। दूसरी बात ये है कि ये जो आपको अच्छे साइंस नजर आ रहे हैं, इसको अब कन्वर्ट करने की जरूरत है कि लोगों की जिंदगी में आसानी आए, लोगों को लगे कि कुछ बेहतर हुआ सर, महंगाई की रफ्तार कम हुई है ना सर, तो फिर कम होते होते खत्म भी हो जाएगी। महंगाई की रफ्तार कम हुई है, लेकिन रोजगार के मौके उस तरह से नहीं बढ़ रहे। मार्केट में जो पैसे की सर्कुलेशन है वो रुकी हुई है। ये जरूर है कि पाकिस्तान के अपना बैंकों से ये काइबोर नीचे आने की वजह से कुछ पैसे निकल गए हैं, तकरीबन 1 ट्रिलियन के करीब जो है वो निकल गया है, लेकिन वो कहीं इन्वेस्ट नहीं हुआ, वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, वो पैसा किधर चला गया। और जब तक आपको पाकिस्तान के अंदर पैसे की रेल पेल नहीं होगी, पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ का सफर नहीं करेगा, लोगों की जिंदगी आसान नहीं होगी। लोगों के पास चीजें बेचने के लिए हैं, कोई खरीदार नहीं है। अगर कोई आदमी खरीदार है तो उसकी वो कुव्वत खरीद उतनी नहीं है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। जब तक लोगों को जिंदगी में आसानी का एहसास नहीं होगा, मसलन बिजली के रेट कम होने की बात हो रही है, जब बिजली का बिल कम हो जाएगा तो लोगों को सुकून का सांस आएगा। जब आप लोगों को नए रोजगार के नए मौके फराहम करेंगे। अब यहाँ पे मैं कल भी आपको गुजारिश कर रहा था कि वो नौजवान सबसे बड़ा मसला है इस मुल्क का। आपसे नौजवान नहीं संभाले जा रहे और आपको लगता ही है कि ये पीटीआई की तरफ जा रहे हैं। अब उन नौजवानों के लिए जो प्रोग्राम हुकूमती हैं, अगर उसके ऊपर एक ऐसा ईडी आके बैठ जाएगा जो कि रात के 11 बजे आपको बताएगा कि नौजवानों सुबह आपने 10 बजे अपीयर होना है, तो नौजवान को तो यही नहीं पता कि उसने सुबह किधर अपीयर होना है और कहाँ टेस्ट देना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। 2-4 जो अच्छे काम किए हैं, अगर उनका फ्रूट काटना है तो उसके लिए जो स्ट्रीम लाइनिंग है वो बहुत जरूरी है। ये बद इंतजामी के साथ आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो ये ना करें, इसको ठीक कर लेंगे, लोगों की जिंदगी आसान कर देंगे, तो डेफिनेटली ये जो नंबर है ये ट्रांसलेट हो जाएगा। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा सर, काशिफ साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। एक्सपोर्ट में इजाफा है, टैक्स आमदनी बढ़ी है, ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़े हैं। तो ज़र मुबादला के ज़खायर की जब हम सर बात करते हैं काशिफ साहब, तो वी ऑल नो के बानी जो हैं पीटीआई जो है, उन्होंने ये कहा था कि जी ज़र मुबादला जो है ना भिजवाएं, क्योंकि हुकूमत इस लायक नहीं है कि आप अपना पैसा इसके पास भेजें, इस पर एतमाद करें। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो आउटलुक रिपोर्ट जारी हुई है इसमें तो इसमें इजाफा हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि बानी की वो जो एक कॉल थी ज़र मुबादला ना भिजवाने की, उसको जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी उन्होंने इग्नोर कर दिया है, और ये जो मौजूदा हुकूमत है इस पर एतमाद का इजहार किया गया, ये ज़र मुबादला का बढ़ना इसको जाहिर करता है। सर देखें, बानी जो है ना, उनका मामला और है। हाँ। वो अपनी जिद अना और अपने अहदाफ के लिए वो उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया है। ये सिर्फ ये नहीं कि ओवरसीज को कहा कि आप पैसा ना भेजें, उन्होंने IMF का कर्जा भी रुकवाया। हाँ। उन्होंने मुख्तलिफ एहतजाज भी किए, उन्होंने मईशत का नुकसान भी किया, तमाम हरबे इस्तेमाल किए कि किसी तरीके से आप मेरे से या बात करें या मुझे ईज आउट करें और वजारत उज़्मा का मसनद मेरे हवाले करें। सियासत में यूँ हुआ नहीं करता। लेकिन जिस वक्त PDM की हुकूमत आई और उसके बाद ग्रेजुअली चीज़ों को लेके आगे गए, देखिए किसी भी मुल्क की, अमेरिका से बड़ी मईशत हमारी नहीं है। अमेरिका भी के लोग भी कह रहे हैं कि भाई आप अपने अखराजात को कम कीजिए, आप चीज़ों को कम कीजिए। मैं इस बात पे बिल्कुल कन्विंस हूँ, हुकूमत किसी की भी हो, जब तक आप पाकिस्तान में दो दहाइयों का कोई माशी प्लान नहीं बनाते कि हुकूमत जो मर्जी आए कि ये एक हमारे फंडामेंटल गोल्स हैं, इसको हमने अचीव करना है, उस वक्त तक आप पाकिस्तान की मईशत को बहुत बेहतर तरीके से नहीं लेके जा सकते। देखिए, एक हुकूमत है, PDM से उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई, SIFC बनी, और इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन आर्मी चीफ साहब का है और शहबाज शरीफ साहब का है। आप सोचे $1-1 अरब के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान किस तरीके से IMF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के और उनके लोगों के पास जाके मिन्नतें तरले उन्होंने की हैं। अब उसके बाद आपने यहाँ से भी कुछ चीज़ों को सेटल करना है, आपने टैक्स इंक्रीज करना है। बहरहाल जिस लेवल पे महंगाई जा रही थी उसकी शिद्दत में कमी आई है, रफ्तार में कमी आई है। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही ये मजीद बेहतरी आएगी, इसका प्राइस मैकेनिज्म बेहतर होगा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क मौजूद है प्राइस कंट्रोल कमेटीज का, उनको एक्टिवेट करने की जरूरत है कि जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो आवाम तक जाए। आपका ज़र मुबादला हो, आपका ज़र मुबादला बेहतर हो रहा है, आपकी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही है, एक्सपोर्ट्स मजीद बेहतर हो जाएंगी जिस तरीके से हुकूमत कंसिस्टेंसी से लगी हुई है, IPPs के साथ निगोशिएट कर रही है। बिजली की प्राइस नीचे आएंगी, सुई गैस की प्राइस नीचे आएंगी, आपकी एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगी। सवाल ये है कि मुस्तकिल मिजाजी से कोई एक प्लान
उसको 5 साल पूरे करने दिए गए या कोई कर सकता है? जब तक, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं, टर्की, इवन रशिया, चाइना, ये जितने ममालिक हैं इन्होंने तरक्की की है, मुस्तकिल एक पॉलिसी है, यकसू पॉलिसी है। पाकिस्तान में यकसू पॉलिसी के साथ चीजों को ऑपरेट करके चलाएंगे तो आपकी मईशत बेहतर हो जाएगी। ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे सिस्टम की डिस्टेबलाइजेशन, ठीक है, सिस्टम को चलने नहीं दिया जाता। नौशाद साहब, अभी हमने ये ज़र मुबादला की बात तो कर ली, लेकिन कर्जों में कहा जा रहा है कि इजाफा हुआ है। पिछले अगर 1 साल की हम बात करते हैं तो हुकूमत के लिए तो ये सर कर्जों की जो बढ़ती हुई अमाउंट है, ये तो बदस्तूर एक चैलेंज है। इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है नौशाद साहब? देखिए, ये जो कर्जों के बढ़ने की बात है ना, इसको अगर आप इसको टैक्स टू जीडीपी रेशो की जब आप बात करते हैं तो वो पहले से कम हुई है, वो बढ़ी नहीं है। ये जो कर्ज, जो अंदरूनी कर्ज की जिनकी बात की जा रही है, ये जो अब इतना इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट भी है, वो इसलिए डेवलप हुआ कि ये जो गवर्नमेंट ने पिछले दिनों कर्ज लेने की बात की थी, उसका मकसद एक्चुअली ये डेट मैनेजमेंट का एरिया है। और इसके अंदर जो उन्होंने कर्ज लेने थे, वो कर्ज उन्होंने आईपीपी का जो ये है उसका गर्दिशी कर्ज, उसको कम करना है। क्योंकि इस वक्त जब काइबर रेट कम हुआ है तो हुकूमत की कोशिश ये है कि जो पुराने कर्ज लिए हुए हैं, जो जिसकी सूद की अदायगी ज्यादा है, उनको नए सॉफ्ट लोन्स के साथ रिप्लेस किया जाए, और उसके लिए वो कोशिशें कर रही है और उसके लिए बातचीत चल रही है। ये सारा डेट मैनेजमेंट का एरिया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की कर्ज जो टैक्स टू डेट टू जीडीपी रेशो है, यानी कर्ज का तनासुब है जीडीपी के साथ, वो कम हुआ है पहले से। वो गुज़िश्ता साल भी कुछ 7.65% मेरे ख्याल कम हुआ था, और कुछ जो है इस दफा भी उसमें कमी देखने में आ रही है, और वो कम होता चला जाएगा अगर ये डेट मैनेजमेंट इस तरह ही जारी रही। जहां तक महंगाई की बात है ना, देखिए महंगाई जो होती है ना, ये हम जब सीपीआई की बात करते हैं, ये महंगाई बढ़ने की रफ्तार है, और महंगाई बढ़ने की रफ्तार जो रफ्तार है उसमें कमी आई है, महंगाई कम नहीं हुई एक्चुअली। अब जो जिन मुस्बत इशारियों की बात आप कर रहे हैं, उसको ट्रिकल डाउन होने के लिए एक वक्त दरकार है, उसके बाद उसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। अभी फौरी तौर पे उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ नहीं सकता। सही हो गया, लेकिन ये जो दरकार वक्त है, काशिफ साहब ने मेरे ख्याल में सही निशानदेही की कि यही पाकिस्तान में किसी हुकूमत को नहीं दिया जाता है। उस्मान साहब, आपने पीडीएम की गवर्नमेंट के वक्त ये तय हुआ था, ये बात पीडीएम जब गवर्नमेंट लाई गई थी उस वक्त ये तय किया गया था, इस रियलाइजेशन के बाद, ये जो आप जिसकी बात कर रही हैं इस बहस के बाद, कि आइंदा इकोनॉमिक पॉलिसीज और ये जो गवर्नमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज है, इसके अंदर एक तसलसल पैदा किया जाएगा आने वाले अगले आइंदा 30 साल तक, और वो उस 30 साल के लिए उन पॉलिसीज को कंटिन्यू किया जाएगा। इसी वजह से पीडीएम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इंटरिम गवर्नमेंट ने 100% उसको उस पर अमल दरामद कराया, और उन्हीं पॉलिसीज को ये गवर्नमेंट भी आगे लेकर चल रही है। ठीक हो गया, और वाज़ेह तब्दीली आ रही है। ये जो मईशत को लेकर आउटलुक रिपोर्ट सामने आई है, उस्मान साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपको लगता है कि वाकईतन पाकिस्तानी जो मईशत है उसमें इस्तेहकाम आ रहा है? ये हकीकत पर मबनी रिपोर्ट है, या आपको लगता है कि बस ये हिंसों का खेल है? क्योंकि आवाम को तो ये सर समझ नहीं आता उस तरह से। आवाम को तो वो जो सौदा सलफ लेने जाते हैं, राशन लेने जाते हैं, वो सस्ता चाहिए, बिजली सस्ती चाहिए है, पानी चाहिए है, दीगर सहूलियात चाहिए, उनमें उनको कमी आती हुई दिखाई देनी चाहिए ना। अस्मा इकबाल साहबा, एक तो बात ये बताऊं कि जो महंगाई का फिनोमिना है ना, ये पूरी दुनिया में है, ये खाली पाकिस्तान का मसला नहीं है। और अब ये देखें कि ये महंगाई कंट्रोल कैसे होगी। हुकूमत चलेगी तो महंगाई कंट्रोल होगी कि हुकूमत ये कहे ऑपोजिशन को, भाई ठीक है आप धरने देते जाएं, और आप धरने दे तो मुझे ये बताएं इस मुल्क में आके फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसने करनी है? अभी शहबाज शरीफ साहब वहां पर गए आज़रबाईजान, $2 बिलियन की जो वहां यहाँ पर वो आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर उनको ये पता लगे कि यहाँ पर धरने होने हैं तो वो क्या यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करेंगे? अब आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक गोल्ड कार्ड का इजरा किया। उन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, $50 लाख की, जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो यहाँ पर आके रह सकता है। उन्होंने पूरी दुनिया के हर मुल्क को ये ऑफर किया है। मतलब कहने का कि ये जो अगर तरीकाकार पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी अपनाएगी कि अब जो प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्कों में जाते हैं, मकसद ये है कि वहां से फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए, क्योंकि जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो डर चुके हैं कि जब तक यहाँ पे इस्तेहकाम नहीं होगा तब तक कौन यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? कोई भी नहीं। देखिए, यहाँ पर लोकल इन्वेस्टर डरा हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, उसने अपना पैसा बैंकों में रखा हुआ है। इसलिए हुकूमत ने जो बैंक का मार्कअप रेट था वो 22% से 14% पर आया, और आइंदा आने वाले दिनों में ये तकरीबन 7 से 8% पर जाना है। उस्मान साहब बस एक सेकंड रुकिएगा। उस्मान साहब, आई एम रियली सॉरी, शहजाद साहब शायद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कुछ। शहजाद मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ उस्मान साहब कि जब हम गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो जो समंदर पार पाकिस्तानी पैसे लगाते हैं यहाँ पे, तो बेशतर वो लोग प्रॉपर्टियां खरीदते हैं इधर,
वो प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, उनके साथ फ्रॉड होते हैं, उनको कागज दिए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टियों पे कब्जा हो जाता है और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कोई पंजाब में ये एक बड़ा मसला है, ये एक बड़ा मसला है। और वो ये कहते हैं कि जी अगर आप हमें हेल्प आउट कर दें इसमें शहजाद साहब। अगर उस्मान साहब की जगह मैं इजाजत हो तो मैं बताऊं कि मैं चूंकि एक फंक्शन में मौजूद था कुछ दिन कबल, ये ओवरसीज फाउंडेशन का एक फंक्शन था और उसके अंदर ये जितने तमाम मसाइल जिनकी तरफ शहजाद फारूकी साहब ने इशारा किया, इसके अलावा भी बहुत से मसाइल हैं उनके जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के हैं, उन तमाम को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट एक यूनिफॉर्म सिंगल जो वन विंडो पॉलिसी ला रही है जो कि अनकरीब उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन। चलिए ये मसला यानी हल हो जाएगा जल्द। उस्मान साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज, फिर इसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है सर। देखिए, दुनिया में तरक्की वहां पर होती है जहां पर अमन होता है। आप ये देखें कि यूक्रेन वॉर को खत्म करवाया गया। पिछले दिनों तो हुकूमत के मुताबिक, आपके मुताबिक हम नहीं था, तो फिर ये माशी इशारिये जो हैं ये बेहतर कैसे हो गए? फिर इसका क्रेडिट ओपोजिशन को दे दें हम, ये जो आउटलुक रिपोर्ट आई है बेहतरी आई है, फिर ओपोजिशन को दे देते हैं। देखें, बात यह है इमरान खान साहब के दौर में तो महंगाई बहुत ज्यादा थी। मौजूदा हुकूमत ने आके डॉलर को मुस्तहकम किया है, मौजूदा हुकूमत ने आके स्टॉक मार्केट को बेहतर किया है, मौजूदा हुकूमत ने आकर जो है बैंक के मार्कअप रेट को कम किया है, मौजूदा हुकूमत जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ला रही है, मौजूदा हुकूमत एफर्ट्स कर रही है, मगर ओपोजिशन चाहती है बस यहाँ पर एहतजाज हो। और देखें रेमिटेंस की जो अभी बात हुई, रेमिटेंस जो है सबसे ज्यादा पाकिस्तान भिजवाएंगे। और इमरान खान साहब जैसे इमरान खान साहब की कॉल के बावजूद, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद कुछ बात होगी एक ऐसी चाय की जिस जैसी फैंटास्टिक चाय जो है वो पाकिस्तान के अलावा शायद दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलती है। फैंटास्टिक टी की बात ब्रेक के बाद। बिल्कुल जी, आपको जिक्र होगा 27 फरवरी का, पाक फजाइया के बरतरी के दिन का, और हम बात करेंगे आज मोदी जी की, भारत सरकार की और कुछ अभिनंदन की। कुछ वाक़यात जो हैं, तफसीलात जो हैं वो हमने इंट्रो में आपसे शेयर किए, लेकिन जी ये जो सारा वाक़या हुआ था इससे भारत ने क्या सीखा है? मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यही बनता है, और मैं ये सवाल लेकर काशिफ साहब आपकी तरफ आऊँगी। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट की सर जब हम बात करते हैं, जब हम भारत के कुछ इससे सीखने की बात करते हैं, जिस तरह से उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया था, तो सर हम ये देख रहे हैं कि दिफाई बजट जो है उसमें 9.5% इजाफा कर दिया गया है भारत की तरफ से। तो यानी इससे तो हम ये समझ रहे हैं कि सीखा वीखा कुछ नहीं है भारत में। देखिए, भारत अपने दिफाई बजट में जितना मर्जी इजाफा करे, मैं सलाम पेश करता हूँ उन तमाम लोगों को, वो छोटे हों, वो बड़े हों, वो कोई हों, जिन्होंने मुस्तकिल मिजाजी से इस मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया। गो कि उसकी परेशानी आवाम के ऊपर महंगाई की सूरत में आई हो, किसी और सूरत में आई हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो एक मुस्तकिल सोच थी कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाना है, वो एयरफोर्स हो, वो नेवी हो, वो पाक आर्मी हो। दूसरी बात, मोदी सरकार का एक मसला है कि जब भी इंडिया में इलेक्शन होंगे उससे पहले वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई ऐसी हर्जा सराई, कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा ताकि उसको वहाँ से मैंडेट मिल सके। ये भी वही एक मामला था। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे शहीनों ने जवाब दिया, जो कार्रवाई की, उसके बाद मोदी सरकार जो है और इंडिया, उसको ये ज़रूर याद होगा कि पाकिस्तान में चाय बहुत अच्छी मिलती है। उन्होंने शायद उस चाय को बड़ा इंजॉय भी किया होगा, और आज तक वो भले जो मर्जी प्रोपेगेंडा करते रहे, लेकिन हकीकत सबने देखी कि किस तरीके से फिर उनको अपना बंदा वापस लेके जाना पड़ा, किस तरीके से कोशिश की। देखे, जब तक मुल्कों में नाकाबिल तस्खीर दिफा होगा, जब तक आपकी अफवाज, आपकी फोर्सेस जो सी है वो मजबूत कदमों पे होंगी, तो आप भी अमन से उसी वक्त रह सकते हैं। जिन ममालिक के पास दिफा मजबूत नहीं होता, उनकी जिंदगी भी आसूदा नहीं होती। ठीक है, अच्छा मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी नौशाद साहब। जब हम दोनों ममालिक की फौजी कुव्वतों का मुआवजा करते हैं, जब हम बात करते हैं, तो इसका जवाब और कौन बेहतर है, ये मेरे ख्याल में 27 फरवरी 2019 को हमने भारत को भी बता दिया था, बाकी दुनिया को भी बता दिया था। लेकिन सर हम ये भी जानते हैं कि ज़ाहिर है कि दोनों ही जो हैं वो एटमी कुव्वतें हैं, तो किस तरह से ये मुमकिन हो सकता है इस सारी सिचुएशन के अंदर, जब एक तरफ भारत अपना दिफाई बजट बढ़ा रहा है, क्या हमें इसके लिए कोई एफर्ट करनी होगी, या दुनिया के बड़े ममालिक को करना होगी, दीगर ममालिक को करना होगी, कि भारत का ये जो जंगी जुनून है ये सर किसी तौर कम हो सके? देखिए आसमा साहिबा, इस पे बहुत बहस है इस सारे मामले के ऊपर। मैं जरा एक लाइन जरूर उसके ऊपर कहना चाहता हूँ, जो आपने कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया को बताया नहीं। दिलचस्प बात ये थी कि ये वो ऑपरेशन था जिसकी गवाही दुनिया ने दी, यानी भारत ने जो दावे किए थे F-16 मार गिराने और दूसरे दीगर दावे, वो सारे के सारे इंटरनेशनल मीडिया ने और दुनिया के डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने उन दावों की कलई खोली थी, क्योंकि जो बात करने की कोशिश कर रहा था वो उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स कहीं मौजूद नहीं थे।
इसी वजह से आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं कि जो चाय थी, ये चाय इस हद तक मशहूर हुई कि दुनिया में अब जब ये इस ऑपरेशन के बारे में जो दुनिया की स्ट्रेटेजिक जो फोर्सेस हैं, वो जब इस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करती हैं तो इन्हें अपने लोगों को पढ़ाती हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये कारनामा सरअंजाम दिया था, तो साथ चाय का जिक्र भी जरूर होता है कि ये चाय कितनी महंगी थी। हाँ जी, फैंटास्टिक के अलावा महंगी थी। और इंडिया ने उसका तोड़ ये निकाला था कि इंडिया ने अपने जो साहब थे, जिनको असूली तौर पर तो वैसे जूते मारे जाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने एजाज़ात देने शुरू कर दिए शर्मिंदगी मिटाने के लिए। हाँ जी, उन्होंने उनको अवार्ड देने शुरू करते। मैंने दुनिया की तारीख में पहली बार ये सुना था कि कोई शख्स अपना त्यारा गिरवाने के बाद इतनी महंगी चाय पिए और जब चाय पी के वापस अपने वतन लौटे तो उसे जो है कौमी एजाज़ात से नवाजा जाए। ये दुनिया की तारीख का अनोखा वाकया। और लेकिन सर वी ऑल नो कि वो सिर्फ और सिर्फ खिफत मिटाने के लिए था। नौशाद साहब, आई एम रियली सॉरी, आपका जो 1 मिनट था ना नौशाद साहब, वो खत्म हो चुका है। भारतीय सोच है वो इससे रिफ्लेक्ट होती है कि वो किस तरह काम करता है कि जब वो खुद दहशतगर्दी करता है, दुनिया में दहशतगर्दी फैलाता है, तो इल्जाम पाकिस्तान पर धरने की कोशिश करता है और यहाँ से उसकी सारी सोच और अप्रोच जो है ना वो एक्सपोज हो जाती है, वो जाहिर होती है। जब पाक फ़ज़ाइया के बारे में जब हम बात करते हैं, उसके कारनामों पे जब हम बात करते हैं, इस तरह के ऑपरेशंस में कामयाबी की बात करते हैं, तो जितना भी टाइम हो मेरे ख्याल में कम होता है प्रोग्राम में। ज़ाहिर है हमारे पास वक्त कम है, मुझे सॉरी नौशाद साहब आगे जाना है। उस्मान अली साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आप क्या देखते हैं कि क्या मुस्तकबिल में हम जो 2 पड़ोसी हैं वो वाक़तन 2 अच्छे पड़ोसियों की तरह रह सकते हैं? कुछ इसके इम्कानात आपको दिखाई देते हैं सर? देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, पूरी दुनिया इस नतीजे पर पहुंची कि जंगें जो है वो मसाइल का हल नहीं है, आपस में हमें कारोबार करना चाहिए। और देखें, जंगें हल नहीं होती, इस बात को तो हमें मानना पड़ेगा। मगर मैं आपको ये बताऊं कि दूसरी अहम बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त सुपर पावर मुल्क के जो है सरबराह हैं, वो पूरी दुनिया में जहां जहां जंगें हो रही हैं वहां पर सुलह करवा रहे हैं। यूक्रेन में भी सुलह करवाई, इसराइल और पैलेस्टाइन का भी मसला हल करवाने की वो उन्होंने कोशिश की, मगर वाहिद वो मोदी साहब से मिले हैं, अमेरिका में उनको बुलाया और वहां पर उन्होंने कहा कि मैं आपको दिफाई टेक्नोलॉजी दूंगा। यहाँ पर उनका तजाद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, आपने हित में अगर बैलेंस रखना है तो आप एक जो मुल्क का सरबराह है, मिसाल के तौर पर आप इंडिया को जो है वो बड़ा नहीं कर सकते, मगर अब उसका हल ये है, इंडिया को मालूम है कि इस वक्त जो चाइना और रशिया जो है वो पाकिस्तान को दिफाई मामलात में टेक्नोलॉजी दे रहा है और पाकिस्तानी फोर्स जो है, पाकिस्तानी फौज जो है वो वेल इक्विप्ड है। किसी भी हमले का, अल्लाह ना करे ऐसा कोई बात हो, वो मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। और जब भारत ने मैली आंख से देखा, उसको मुंह तोड़ जवाब मिला। तो देखें, हर मुल्क जो है वो अपने विंग्स शो करता है, उस विंग्स जो शो कर रहा होता है, दूसरा जो ओपोनेंट पार्टी होती है वो भी अपने आप को तैयार रखता है कि कोई भी अगर मसला आ जाए तो वो उसका दिफा कर सके, निमट सके। ठीक हो गया। शहजाद साहब, अच्छा आसमा, ये जो 27 फरवरी वाला मामला है ना, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि बतौर पाकिस्तानी 27 फरवरी का वो दिन मेरी जिंदगी का एक बड़ा अहम दिन है, क्योंकि उस दिन मुझे एक फख्र महसूस हुआ था अपने पाकिस्तानी होने पर, उस कौम से ताल्लुक होने पर जिस कौम ने ये कारनामा सरअंजाम दिया। क्योंकि उससे पहले आपको याद होगा कि हमने 47 के मामलात किताबों में पढ़े, हमने 65 के वाकयात किताबों में पढ़े, हमने 71 के वाकयात पढ़े, लेकिन ये जो मौजूदा लॉट है, ये जो जनरेशन है, ये अपनी आंखों से अगर हमने कोई चीज देखी है तो ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, ये वो वाकया है, वो 27 फरवरी वाला वाकया है कि जिस दिन हमें भी लगा कि हम यार किसी जोगे हैं, हम कुछ कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये अभी शुरू में काशिफ कह रहे थे कि जी इसकी कीमत कौम को अदा करनी पड़ी तो हम तैयार हैं। सच्ची बात यह है कि तकदीर के काजी का ये फतवा है, ये अजल से है, जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मुफाजात। ये हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए ये सब कुछ जरूरी है। इस पे जितना मर्जी शोर मचा लें, सियासी आपके इख्तिलाफात अपनी जगह पे, जिसको जो शक्ल पसंद नहीं है वो अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान है तो हम सब हैं और पाकिस्तान के होने के लिए इन तमाम फोर्सेस का होना जरूरी है। बेशक जी, इसी नोट पे नाज़रीन प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बड़ी जबरदस्त बात की है शहजाद फारूक साहब। एक लाइन सिर्फ ऐड कर दूं अगर आप इजाजत दें कि भारत ने उस दिन एक बहुत बड़ा सबक ये सीखा था कि वो जो सर्जिकल स्ट्राइक का मंत्रा उसने शुरू किया हुआ था, उस दिन के बाद उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक जो है ना वो अब सूझ नहीं रहा। हिम्मत ही नहीं हो रही सर जी। वो चाय में जो चीनी मिली हुई थी ना, मेरे ख्याल में वो भी बड़ी फैंटास्टिक थी उसके बाद से। लेकिन हम तो ज़ाहिर चाय पिलाने के लिए कभी भी तैयार हैं, मोर देन वेलकम भी। भारत से जब भी जो भी आना चाहे इसी तरह की चाय पिलाई जाएगी। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का आज हम इख्तिताम करते हैं। अब नेक्स्ट वीक मंडे के रोज़ बरोज़ पीर आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।